सो लेट अस कंटिन्यू और लेक्चर नंबर 8 ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. ठीक है. सो हम लोग देख रहे थे हीट ट्रांसफ़र देख रहे थे, और हीट ट्रांसफ़र में अभी तक हम लोगों ने कंडक्शन देख लिया, रिलेटेड कॉन्सेप्ट विद द कंडक्शन देखे. तो कंडक्शन में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफरेंशिएट करती है विद द रेडिएशन इज़ दैट कंडक्शन जो हमारा होता है इट रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर द हीट ट्रांसफ़र. जो रेडिएशन होता है इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम. ठीक है. इसका एग्जाम्पल फॉर इंस्टेंस अगर आपके दिस फायर इज़ बर्निंग, यू कुड एबल टू फील द हॉट फ्रॉम एयर. ठीक है. you could able to feel the hot without any medium. ठीक है. but in case of conduction हमने देखा था if this rod is there and if you are burning a rod from here, तो the heat will flow through the rod, so it is requiring a medium to for the flow of heat. ठीक है. then only you will able to feel the hotness here. ठीक है. but here there is no medium required. ठीक है. in the vacuum also it can travel. ठीक है. सो दैट इज़ वट इज़ द रेडिएशन का जो क्रक्स होता है, दैट इज़ वट द रेडिएशन. ठीक है. तो आज का जो लेक्चर है हम लोग रेडिएशन में सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिएशन, रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ जो भी हमारी रेडिएशंस की वो देखेंगे. देन देखेंगे हम कि जब रेडिएशन हमारा मैटर के साथ इंटरेक्ट करता है देन व्हाट हैपन, वेदर इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब, वेदर इट इज़ गोइंग टू रिफ्लेक्ट करेगा, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्ट करेगा रेडिएशन को और ट्रांसफ़र करेगा. ठीक है. तो दिस फिनोमेना वी आर गोइंग टू सी विद इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद द मैटर. थर्ड कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग रेडिएशन में ही एमिसिविटी का. एमिसिविटी भी हम लोग देखेंगे इट इज़ अ मटेरियल प्रॉपर्टी विच वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद द ब्लैक बॉडी. ठीक है. ये बताएगी कि कितना बॉडी एमिट कर रही है, हाउ मच इज़ द बॉडी इज़ एमिटिंग कंपेयरिंग विद द how much heat the body is emitting comparing with the black body. ठीक है. तो that helps in the material properties है. तो material को डिज़ाइन करते टाइम whenever we are designing a spaceship or any thermal insulation को डिज़ाइन करते हैं, तो in that this emissivity is one of the most important concept that we use to design the materials. ठीक है. अब हम देखेंगे आगे कि किस तरीके से we are utilizing this emissivity concept in designing the material outside the spacecraft. ठीक है. देखेंगे हम लोग परफेक्टली ब्लैक बॉडी देखेंगे क्या होती है एंड how it emits the radiation of different wavelength, that concept that we are going to see in perfectly black body. और फिर हम तीन लॉज देखेंगे. तो प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. ठीक है. प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज देखेंगे जिसमें हमारे को ये देखने को मिलेगा कि रेडिएशन जो होता है इट ऑलवेज ए टू वे प्रोसेस. एक हीटेड बॉडी एक बॉडी है विच इज़ एट ए हाई टेम्परेचर, अदर बॉडी और जो सराउंडिंग होगा विच इज़ एट ए लो टेम्परेचर. और ऐसा नहीं है कि बॉडी जो बस रेडिएट करेगी, द बॉडी विल ऑल्सो एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, बट जो रेडिएशन होगा वो ज़्यादा होगा बॉडी का. ठीक है. सपोज दो बॉडी है हमारी, एक अगर इसी केस में देखें तो आपका ये heat is flowing in this direction and the heat from your hand is also flowing here, but heat जो होगी आपकी जो इस डायरेक्शन में जा रही है that heat is more. ठीक है. that heat is more, तो इसलिए net heat travel जो होगा will be in this direction only. ठीक है. सो प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज हमारे को बताएगा कि रेडिएशन जो होता है इट इज़ अ टू वे प्रोसेस होता है एंड देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सचेंज बिटवीन द हीट कांस्टेंट एक्सचेंज ऑफ हीट होता है बिटवीन द टू बॉडीज. Then we will see the Kirchhoff law which will tell you the material efficiency which is linked with the previous theory से लिंक अप ही होता है इसका. and we will see कि Kirchhoff law हमें क्या बताएगा, that tells you about the material efficiency कि कितना गुड आपका बॉडी एंड द एक्सचेंज ऑफ हीट. ठीक है. इसमें हीट एक्सचेंज हो रहा है प्रीवियस थ्योरी में एंड इट टेल्स देयर इज़ अ कांस्टेंट एक्सचेंज, और कितना अच्छा एक्सचेंज हो रहा है बॉडी, कितना एक्सचेंज बॉडी हीट एक्सचेंज कर रही है और कितनी अच्छी बॉडी की मटेरियल एफिशिएंसी है, दैट इज़ बीन टेल बाय द Kirchhoff law. और थर्ड हम देखेंगे क्वांटिटेटिव वे कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीन रेडिएटेड. ठीक है. तब वो हमारा वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ. ठीक है. हाउ मच एनर्जी इज़ बीन एक्चुअली मूव्ड. ठीक है. आउट ऑफ द बॉडी. राइट. और उससे रिलेटेड जब बॉडी से आपकी हीट बाहर निकलेगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कूलिंग. तो विल सी कि हम एनर्जी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे अपना जो हमने कैलोरीमेट्री में देखा था. हीट लॉस की वजह से टेम्परेचर इज गोइंग टू गो डाउन एंड फ्रॉम देयर दैट कूलिंग विल हैपन. विल अंडरस्टैंड द रेट ऑफ कूलिंग फ्रॉम द स्टीफन्स लॉ. ऑलराइट. ठीक है. तो दिस मच वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज लेक्चर. सो अब स्टार्ट करते हैं हम रेडिएशन से. तो रेडिएशन क्या है हमारा, हीट विदाउट टच. ठीक है. नो कॉन्टैक्ट, नो मीडियम रिक्वायर्ड. सो दैट इज़ अ डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू अवर कंडक्शन. ठीक है. इसका एग्जांपल हो गया जैसे सन हाउ द सन इज़ वार्मिंग योर अर्थ. ठीक है. दैट इज़ द विद द हीट ट्रांसफर विच इज़ बीन हैपनिंग विद द रेडिएशन. सेम वे whenever you are standing in or sitting in front of the fire, तो आपको you will feel the warm that you are feeling is the nothing but the heat has been traveling, heat has been radiating. The heat transfer is been done through the radiation. ठीक है. without any touch of air. तो रेडिएशन इज़ द हीट ट्रेवल एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. वाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट नाउ. जैसे हॉट ऑब्जेक्ट जो होता है इट ऑलवेज रेडिएट्स. वाई? बिकॉज
ऑब्जेक्ट जो होगा उसके अंदर क्या होगा, एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या होंगे, वाइब्रेट कर रहे होंगे रैंडमली। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा तो क्या होगी, वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, वाइब्रेशन जितनी फास्ट होगी मूविंग चार्जेस और ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे, और जितना मूविंग चार्जेस मेरे एक्सेलरेट करते हैं तो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। सो दैट इज़ वाई वी विल सी कि दिस रेडिएशन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दे आर मोस्टली इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। ठीक है, इवन इन द रूम टेम्परेचर पे भी आप देखोगे, इवन इन द रूम टेम्परेचर ऑब्जेक्ट रेडिएट्स बट यू डोंट सी बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, बिकॉज हम जो लाइट देख पाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बस वो विजिबल लाइट लेके देख पाते हैं, अदरवाइज द स्पेक्ट्रम इज वेरीज फ्रॉम ओवर द लॉन्ग रेंज, बट हम जो देख पाते हैं आर आइज कुड एबल टू सेंसिटिव ओनली टू द विजिबल स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो दैट्स वाई रूम टेम्परेचर पे भी ऑब्जेक्ट जो होता है रेडिएट करता है विद अ स्पेशल कैमरास, इंफ्रारेड कैमरा से यू कुड एबल टू सी। ठीक है, तो बट we could not able to see with our naked eye because of it is radiating a infrared spectrum of radiation. लो टेम्परेचर जो होता है तो पार्टिकल मूव स्लोली, लो टेम्परेचर है यहाँ पे तो पार्टिकल इज मूविंग स्लोली एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ रेडिएटिंग लॉन्ग वेवलेंथ एंड विच इज़ लाइंग इन द इंफ्रारेड। जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा द पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फास्ट, तो वो फास्ट मूव करेगा तो दैट इज इट्स बीन रेडिएटिंग शॉर्ट वेवलेंथ, और जितना फास्ट मूव करेगा उतनी शॉर्ट वेवलेंथ मूव करता जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स पहले लो टेम्परेचर पे मूव स्लोली कर रहा था, लॉन्ग लैम्डा इंफ्रारेड, थोड़ा सा फास्ट बढ़ाया, इट विल कम into the invisible infrared range, और थोड़ा मैंने और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया देन इट विल बिकम डल रेड। ठीक है, देन विल गो इनटू द विजिबल रेंज में आना शुरू हो जाएगा एंड विल सी द डल रेड। ठीक है, इस साइड से देखेंगे तो ये आर होगी, ये आपकी वायलेट होगी, तो पहले ये डल रेड बनेगा, फिर हम टेम्परेचर और बढ़ाएंगे देन इट विल कम टू ऑरेंज, फिर और बढ़ाएंगे देन वी विल सी द वाइटिश मिक्स ऑफ दोस एंड देन विल सी द ब्लूइश वाइट, देन इट विल कम नियर टू द वायलेट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो धीरे बिकॉज ऑफ द लैम्डा इज गोइंग टू गेट डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा लैम्डा इज गोइंग टू गेट डिक्रीज। ठीक है, Now lambda ranges in the thermal radiation में जो lambda वेरी करती है that is the infrared range, that is your 4 into 10 to the power minus 4 से 7.8 into 10 to the power minus 7. ठीक है, now this is another thing कि everybody which is having more than 0 Kelvin, because 0 Kelvin is an absolute temperature जहाँ पे molecular vibration जो होती है that gets 0, at that point only you will not feel any, you will not get any radiation, but everybody which is having more than 0 Kelvin मतलब even at the room temperature also 0 Kelvin emit thermal radiation more than 0 Kelvin पे भी। ठीक है, we'll see some properties of radiation। तो ये हमने देख लिया, all objects emit electromagnetic radiation greater than 0 Kelvin, all object absorb some radiations। ठीक है, according to Maxwell electromagnetic theory all radiation in the electromagnetic waves उनका source क्या होता है, that is a charged particle in the atoms which is being vibrating। इंटेंसिटी जो होती है इस रेडिएशन की दैट इट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इट इज़ द इंटेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज विद द स्क्वायर। ठीक है, रेडिएशन जो फॉलो करती है, ये जो रेडिएशन एमिट कर रहा है थर्मल रेडिएशन, इट फॉलोज लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन फॉलो करता है एंड डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन, ऑल द लॉस इट इज़ बीन फॉलोड। Radiation fall on the surface। ठीक है, whenever the radiation, this thermal radiation fall on the surface, it exert a pressure and that is what we call the radiation pressure। this concept we have already seen in the light waves। तो because it is also हमारी जो heat waves होती है, जो thermal radiation होती है, that is also electromagnetic waves। so there also it is carrying a photon के पास क्या होती है, it is having the momentum, जैसे वो hit करता है surface पे momentum exchange होता है, energy transfer होता है, because of that energy because of this momentum change की वजह से force आएगा और force की वजह से आपका radiation pressure आएगा। ठीक है, it travels like photons, जो हमारी थर्मल रेडिएशन होती है ट्रैवल्स लाइक फोटॉन्स एंड इट मैनिफेस्ट एज हीट वेन एवर इट्स बीन एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। ठीक है, तो इट इज़ ट्रैवलिंग लाइक फोटोन, बट वेन एवर देयर इज अ सब्सटेंस इट गॉट एब्जॉर्ब इनटू द सब्सटेंस, और वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होगी, बाय हीटिंग, बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर बढ़ा के। ठीक है, और जो थर्मल रेडिएशन होती है इसका स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, जैसे हमारा लाइट वेव्स का हमारे को स्पेक्ट्रम मिल जाता था विद द प्रिज्म ग्लास। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज जो आपकी
इन द प्रिज्म ग्लास में क्या होता है, आपकी जितनी भी हीट रेडिएशंस होती है दैट गॉट एब्जॉर्ब, सो विल नॉट सी एनी स्पेक्ट्रम. अगर आपको स्पेक्ट्रम देखना है, यू कुड एबल टू सी इट इन द क्वार्ट्ज प्रिज्म, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स. वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, और उनका इंटर एटॉमिक वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन द रेडिएशन फ्रिक्वेंसी. ठीक है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, बिकॉज इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है कि इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट, आपका जो रेडिएशन होगी, आपकी जो थर्मल रेडिएशन होगी, इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट एब्जॉर्ब हेयर. ठीक है, तो हमारा क्वार्ट्ज प्रिज्म में you could able to see the spectrum, but normal glass prism में you could not able to see spectrum because they do not absorb the heat radiation, जो quartz prism है हमारा. ठीक है, एक इसमें इंपॉर्टेंट होता है हमारा कि हमारा जो एट जीरो ग्रेटर देन 0 डिग्री सेल्सियस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इट एमिट्स ऑल द वेवलेंथ. ठीक है, इट एमिट्स ऑल द वेवलेंथ, और हर वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी होती है दैट इज़ डिफरेंट. ठीक है, देर आर सर्टेन वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी इज़ वेरी हाई. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें इस टेम्परेचर पे 4000 केल्विन पे देखें, तो दिस इज़ द लैम्डा विच इज़ हैविंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी, और इट इज़ एमिटिंग ऑल द लैम्डा. ठीक है, यहाँ पे सारी एनर्जी, यहाँ पे इट इज़ एमिटिंग it is emitting energies of all the wavelength, but जो हमारी maximum wavelength है, that is this is the wavelength for the 5000 angstrom, this is the wavelength for the 6000 angstrom, this is the wavelength, and you could be able to see आपकी जो maximum wavelength has been shifting towards in this direction. ठीक है, so maximum radiation of your lambda of your wavelength of your maximum radiation shift left as the temperature increases. At normal temperature and pressure क्या होता है आपका, whenever the temperature is 20 degree Celsius, atmospheric pressure is 1 and the वॉल्यूम इज़ योर 24.05 लीटर. स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है आपका, STP जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे आपका 0 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर दे रखा है, 1 बार आपका एटमॉस्फेयर दे रखा है, और बार और एटमॉस्फेयर में दिस इज द डिफरेंस, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार. ठीक है, और आपका यहाँ पे वॉल्यूम इज योर 22.7 लीटर अगर आपको दे रखा होता है. सो दिस इज योर STP. तो NTP पे जो होता है, दे आर मोस्टली द इंफ्रारेड वेव्स होती हैं, एंड मोस्टली इन द NTP. Whenever the body is heated, it radiates wavelength of all, it radiates radiates the wavelength of all the it radiates the waves of all the wavelength from 0 to infinity. ठीक है, from 0 to infinity अगर हम देखें wavelength, it is going to emit all the wavelength. ठीक है, from 0 से infinity तक सारी wavelength it is going to get emit. रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ प्रिडोमिनेंट एट लोअर टेम्परेचर. अगर हम लोअर टेम्परेचर देखें तो आपकी जितनी भी लॉन्गर वेवलेंथ है, दीज आर द प्रिडोमिनेंट. ठीक है, अगर हम जैसे जैसे मैं टेम्परेचर अगर कम करता जाऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाएगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव ऑन करता जाएगा. जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे, सो आपका इट विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन. तो दैट मीन्स रेडिएशन जो होगी आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की प्रिडोमिनेंट एट लोअर टेम्परेचर. लोअर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे अगर आप देखोगे एट द लोअर टेम्परेचर मैक्सिमम आपकी जो वेवलेंथ होगी दैट इज इन द लॉन्गर वेवलेंथ. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे देन यू कुड एबल टू सी, लाइक फॉर इंस्टेंस अगर 6000 पे देखें, देन यू कुड एबल टू सी द वेवलेंथ इज एट अ लोअर you could able to see the wavelength at you could able to see the shorter wavelength also. Lambda max, it shift from the longer to shorter as we are going to increase the temperature that we have seen. 3000, 4000, 5000, 6000 में हम देखें तो lambda max has been shifting. ठीक है, the lambda max is shifting towards a shorter wavelength. Because of this, जैसे से shift कर रहा है, because of this आप देखोगे color of बिकॉज ऑफ दिस द कलर ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी चेंजिंग. तो कलर हमारे को क्या दिखता है, दैट इज द कलर विच इज जो प्रिडोमिनेंट जिसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी है वो कलर आपको दिखेगा. तो अगर आप देखोगे 3000 एंगस्ट्रॉम पे यू कुड नॉट एबल टू सी एनी कलर. ठीक है, 3000 एंगस्ट्रॉम पे द वेवलेंथ विल बी इन द इंफ्रारेड. सेम वे जैसे से आप 4000 एंगस्ट्रॉम बढ़ाओगे देयर ऑल्सो यू कुड नॉट एबल टू सी. जैसे आप 5000 बढ़ाओगे आपको रेड हॉट दिखेगा. जैसे आपने आयरन को अगर हीट अप किया तो यू कुड एबल टू सी मैक्सिमम आपको रेड हॉट दिखने लगेगा. और फिर जैसे जैसे आपने 6000 एंगस्ट्रॉम तक लेके चले गए, दैट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ सन. ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सन विल बी, यू कुड एबल टू सी कि हम व्हेनेवर द जब ये 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया दैट इज़ अ टेम्परेचर ऑफ द सन. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ सन में अगर आप देखोगे यू कुड एबल टू सी कि दिस इज़ द मैक्सिमम प्रिडोमिनेंट वेवलेंथ. ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम प्रिडोमिनेंट वेवलेंथ है विच यू कुड एबल टू सी. तो ये जो वेवलेंथ होगी दैट इज कंप्राइजेस ऑफ ऑल द, ये कंप्राइज करती है 6000 में, ये पूरा का पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम में आ जाता है. तो ये दैट्स वाई सन आप देखोगे यू कुड एबल टू सी ओनली द वाइट लाइट. द रीजन फॉर द वाइट लाइट इज बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग इन दिस रेंज, बिकॉज सन के जो टेम्परेचर होता है दैट इज 6000 केल्विन. ठीक है, जो एमिट कर रहा होगा वो वेवलेंथ, दैट वेवलेंथ इट इज़ बीन एमिटिंग, और जिसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो एमिट कर रहा होगा दैट कम्स इन दिस रीजन. ये जो रीजन होगा, और ये रीजन क्या होगा, दैट इज कंप्राइजेस ऑफ ऑल योर 7 कलर्स, एंड दैट mixing of 7 colors gives you the white lights. ठीक है, तो that's why the sun is you see the color of the sun is white.
we'll see the interaction of radiation with matter. सो whenever the radiation is interact with the matter, तो तीन चीज़ें होंगी उसके साथ, या तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, या वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, या वो ट्रांसमिट हो जाएगा. ठीक है, ये तीन चीज़ें होगी. तो दैट मीन्स टोटल हीट इज़ बिन कमिंग हियर. तो या तो हीट आपकी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, या हीट आपकी इसमें एब्जॉर्ब हो गई, या यहाँ से ट्रांसमिट हो गई. ठीक है, तो टोटल हीट विल बी QA, QR एंड QT. नाउ Q से अगर आप डिवाइड कर दो तो आपका जाएगा QA/Q, QR/Q एंड QT/Q. दैट विल बी इक्वल टू 1. और यहाँ पे QA/A इट इज़ कॉल्ड द एब्जॉर्बटेंस A, this is called the reflectance, and QT/TQ is called the transmittance. ठीक है, heat energy transmitted divided by total out of the total energy is called the transmittance. Heat energy reflected out of the total energy is called the reflectance, and the heat energy absorbed out of the total heat is called the absorptance. ठीक है, तो अगर हमारा परफेक्ट रिफ्लेक्टर है दैट मीन्स आपका A और R इज 0, सॉरी A and T is 0 and your R is 1. ठीक है, अगर परफेक्ट रिफ्लेक्टर है. अगर वो परफेक्ट एब्जॉर्बर है विच कॉल्ड द परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट एब्जॉर्बर है दैट मीन्स A is 1 एंड दिस बोथ द वैल्यूज आर 0. अगर आपका परफेक्ट ट्रांसमिटेंस है उसमें तो दिस विल गेट 0 एंड T इज इक्वल टू 1. ठीक है, अगर आपका T इज इक्वल टू 0 है तो इट इज़ नॉट ट्रांसमिटिंग, तो या तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है हीट या वो रिफ्लेक्ट कर रही है. ठीक है, तो R+A इज इक्वल टू 1. तो दैट मीन्स A इज इक्वल टू 1 - R. अगर आपका गुड रिफ्लेक्टर है दैट मीन्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट मीन्स इट इज़ अ बैड एब्जॉर्बर. सो एब्जॉर्बिटी क्या बताता है आपको? फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन मटेरियल सॉलोज, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड. ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यहाँ पे, दिस एनर्जी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू इंटरनल काइनेटिक एनर्जी विच इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर. ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एब्जॉर्बटेंस किसी का भी अगर मटेरियल का एब्जॉर्बटेंस ज़्यादा है तो उसकी उतनी ही ज़्यादा वो जैसी हीट उस पर रेडिएट करेगी उतनी ज़्यादा वो एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. रिफ्लेक्टिविटी क्या बताता है? फ्रैक्शन ऑफ द हीट विच बाउंसेस ऑफ द सर्फेस, दिस रेडिएशन डज नॉट इफेक्ट द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर. ये ऑब्जेक्ट टेम्परेचर को इफेक्ट नहीं करेगा. सेम वे आपका ट्रांसमिटिविटी भी इट इज़ नॉट गोइंग टू इफेक्ट द टेम्परेचर. ओनली द एब्जॉर्प्शन इज गोइंग टू अफेक्ट द टेम्परेचर, कि कितनी हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है. ठीक है, जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतनी ज़्यादा आपकी हीट एब्जॉर्ब होगी, उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा. ठीक है, सो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग फिगर शोज़ 2 एयर फिल्ड बल्ब्स. ये 2 एयर फिल्ड बल्ब्स है, एक आपका ब्लैक है, एक आपका पेंटेड है. इन a tube filled with the alcohol. ठीक है, इन a tube filled with the alcohol. What happens to the level of alcohol in the limbs X and Y? इसमें हमारा अल्कोहल भरा हुआ है. ठीक है, इसमें हमारे को बताना है कि ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे इतना भरा हुआ है. ठीक है, what happens to the level of alcohol in the X and Y when the electric bulb, ये जो हमारा बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब ये जलेगा तो हमारा लेवल में बताना है कुछ चेंज आएगा, और चेंज आएगा तो क्या चेंज आएगा इसमें लेवल में. ठीक है, तो इसके अंदर इट इज़ अ केस ऑफ अर हीट. ये जो हमने एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी का ही है. तो हमने देखा अपना ब्लैक बॉडी जो होती है दैट इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी, दैट मीन्स एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगी तो उसका टेम्परेचर जितना बढ़ेगा. सो अगर इन दोनों में देखो तो ये तो रिफ्लेक्ट करेगी, पेंटेड बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी. ब्लैक बॉडी जितना भी ये बल्ब से हीट रेडिएट होकर आ रही होगी ये सारी के साथ ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर रही होगी. ये हीट एब्जॉर्ब करेगी तो इसके अंदर क्या एयर फिल्ड बल्ब है, तो इसके अंदर एयर क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी. एयर विल बी एक्सपैंड तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो उसको नीचे ड्रैग करेगा. ठीक है, एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा दैट मीन्स यहाँ पे जो एयर का वॉल्यूम बढ़ेगा दैट मीन्स ये इट इज़ गोइंग टू ड्रैग डाउन द एल्कोहल. तो यहाँ पे वाई को ड्रैग डाउन करेगा और ये एक्स को ड्रैग डाउन करेगा, जो एक्स लिम्ब में हमारा अल्कोहल है उसको ड्रैग डाउन करेगा, और वाई लिम्ब में ये लिफ्ट अप हो जाएगा. तो दिस इज हाउ द change in the level of alcohol will happen when you have the bulb which has been radiating the light and the black body is going to absorb it more. ठीक है, नेक्स्ट अब इससे रेडिएशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं विच यू आर गोइंग टू यूज़ अप इन आवर द कॉन्सेप्ट द लॉज दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, प्रीवियस किरचॉफ एंड द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जब पढ़ेंगे उसमें यूज़ होंगे. तो हम 2-3 कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर एंड द एमिसिविटी. सो हमने अभी देखा था यहाँ पे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे डोंट रेडिएट हीट इक्वली फॉर ऑल द वेवलेंथ. ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, इट इज़ रेडिएटिंग हीट, तो मैक्सिमम जो रेडिएट कर रही है हीट फॉर दिस वेवलेंथ कर रही है. ठीक है, सो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम इतनी रेंज में मैक्सिमम आपकी जो वेवलेंथ है दे आर रेडिएटिंग द हीट. यहाँ पे जो वेवलेंथ है दे आर रेडिएटिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट. ठीक है, सो हमारा जो मीन है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट रेडिएट द हीट एट ऑल द वेवलेंथ. ठीक है, तो
सारी वेवलेंथ पे इक्वली नहीं करते, जैसे इस इतने पे मैक्सिमम कर रहे हैं, फिर यहाँ पे लो कर रहे हैं, यहाँ पे लो कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर ऑल द वेवलेंथ एंड दिस इज माई इंटेंसिटी। अगर आप देखोगे तो केवल इस पे इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। दीज आर अगर इक्वल होती तो इट शुड हैव अ कर्व लाइक दिस, बट वी आर सीइंग द कर्व लाइक दिस, दैट मीन्स इतने पोर्शन के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी है, बट यहाँ पे देखेंगे तो इंटेंसिटी इज क्वाइट लो। तो ऑब्जेक्ट डू नॉट रेडिएट द हीट एज ऑल don't radiate heat equally at all the wavelength. If you look at the hot iron rod, it might be radiating अगर आप hot iron rod देखोगे तो hot iron rod में you could able to see lot of energy is there in the infrared region which you could able to feel the heatness, but only a little energy in the visible red spectrum which you could able to see with the eyes, ठीक है। So that is why it has been said कि object do not radiate heat at all the wavelength, जितनी भी wavelength अगर उसमें emit कर रही है तो हर wavelength की intensity is not the same, ठीक है। They are not radiating equally heat equally for all the wavelength. So whenever the body radiate the heat, temperature of the body whenever the temperature of the body is more than surrounding, तो क्या करेगा वो emit करेगा रेडिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिटेंस हमारा बताएगा, मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस बता रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे वी आर हैविंग द ऑल द स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। ये लैम्डा हमारा रेंजिंग फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी है। अगर मेरे को एक सिंपल वेवलेंथ का देखना है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक वेवलेंथ का मेरे को एमिशन देखना है, आई वांट टू सी ये 1500 पे कितना एमिशन हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू गिव मी द एनर्जी एमिटेड फॉर दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। So that is what we are going to get the monochromatic emittance, ठीक है। So that is the rate at which the surface emit the thermal radiation at a specific wavelength, at this particular specific wavelength पे कितना thermal radiation हो रहा है पर यूनिट surface area पर यूनिट टाइम। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना होगा तो ई लैम्डा इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम, ठीक है, डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है। टोटल एमिटेंस हो गया कि ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये पूरा कितना एमिट कर रहा है। टोटल एमिटेंस इज द फॉर ऑल द वेवलेंथ कितना टोटल एमिट कर रहा है। वन वेवलेंथ के लिए हमारा मोनोक्रोमेटिक हो गया और सबके लिए हमारा टोटल हो गया। अब टोटल मेरे को किस निकालना है, बिकॉज इट इज़ बीन वेरिंग, एनर्जी इज नॉट सेम फॉर ईच एंड एवरी। तो मैं क्या करूँगा, एक स्मॉल डी लैम्डा लूँगा, ठीक है। इस डी लैम्डा के लिए एनर्जी लिखूंगा ई डॉट डी लैम्डा लिखूंगा, ठीक है, और उसको इंटीग्रेट करूँगा सारा लैम्डा 0 से इन्फिनिटी पे। दैट इज गोइंग टू गिव मी द टोटल एमिटेंस, ठीक है, टोटल एमिसिव पावर इट इज गोइंग टू गिव मी। सो दिस मच इज द टोटल एमिसिव पावर के सारी टोटल एनर्जी इट इज रेडिएटिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इसके लिखें तो टोटल एनर्जी दैट इज क्यू दैट इज बीन रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली द एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ एंड वेवलेंथ दैट वी हैव सीन। यहाँ पे हमने इन द ग्राफ वी हैव सीन, तो हम लोग बिकॉज इट इज़ बीन वेरिंग विद द लैम्डा, तो व्हाट वी कैन डू, विल टेक अ स्मॉल डी लैम्डा लेंगे, डी लैम्डा पे दिस इज माई ई लैम्डा एंड देन वी इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो विल गेट द टोटल एमिटेंस आ जाएगा हमारा। So object does not emit equal energy for all wavelength. For some lambda it will emit strong, for this lambda they are emitting strong, and for some lambda they are emitting weak. तो ठीक है, तो ये वाले lambda के लिए they are emitting weak, ये वाले lambda के लिए they are emitting weak, right? So that is the key here. ये वाला graph आपको याद रखना पड़ेगा because this graph is quite important. Lot of questions comes from this graph, and this graph is is an entry to your modern physics, because यहीं से हमारे को समझ में आएगा ultraviolet catastrophe क्या हुई थी, and this ultraviolet catastrophe led to the failure of the classical physics, and that led to the first step towards the modern physics, ठीक है। ठीक है, तो this graph is quite important. अब मोनोक्रोमेटिक एमिटेंस देख लिया, अब एब्जॉर्प्टेंस देखते हैं, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस कितना हुआ कि लाइट हमारी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कितनी ऑब्जॉर्ब कर रहा है मटेरियल, ठीक है। एक मटेरियल, सपोज ये मटेरियल है, इसके पास मेरी मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट आ रही है, तो एक इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट कितनी ऑब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और टोटल ये कितनी इसकी ये एब्जॉर्ब कितनी कर रहा है आउट ऑफ टोटल जितनी मेरी लाइट उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की उस पर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। सो इफ वी हैव टू राइट इट डाउन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर इसकी लिखनी है, तो दैट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी बीन एब्जॉर्ब फॉर ए पर्टिकुलर वेवलेंथ आउट ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ विच इज बीन इंसिडेंटिंग, ठीक है। तो Q टोटल एनर्जी ऑफ एब्जॉर्ब ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ डिवाइडेड बाय Q ऑफ इंसिडेंट टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है। दैट इज गोइंग टू गिव यू द मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्टेंस। टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर अगर आपको निकालनी है, सो आपका टोटल एब्जॉर्प्शन सारी वेवलेंथ का आउट ऑफ द टोटल एनर्जी विच इज बीन इंसिडेंटिंग ऑन योर मटीरियल, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं इसी तरीके से कि आपका एब्जॉर्प्टेंस ऑफ लैम्डा इट इज़ वेरिंग विद लैम्डा के साथ वेरी कर रहा है। तो इन दैट वे यू कैन टेक फॉर डी लैम्डा के लिए योर ए लैम्डा इज देयर, तो ए लैम्डा इंटू डी लैम्डा you can integrate it from 0 से infinity, तो that is going to give you the complete absorptance total absorptive power of a material, ठीक है।
नाउ एमिसिविटी देखते हैं। एमिसिविटी तो एमिसिविटी हमारा क्या बताता है, दैट इज़ अ रेशियो ऑफ योर एमिसिव पावर, ratio of your emissive power surface of your surface to the perfectly black body. It is going to give you the standard. It is going to set a standard कि perfectly black body के रिलेटिव में आपकी जो बॉडी है उसमें कितनी एमिसिव पावर है, दैट इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग यू। तो एनर्जी एमिटिंग बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय द एनर्जी एमिटिंग बाय द ब्लैक बॉडी, सो दिस इज व्हाट इट इज़ गोइंग टू गिव यू द एमिसिव पावर। तो एमिसिव पावर इट इज़ लाइंग बिटवीन 0 to 1। ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर इज़ 1 होती है। हाईली पॉलिश जो रिफ्लेक्टिव होती है उसमें एमिसिव पावर इज़ 0। और प्रैक्टिकल जो बॉडीज़ होती हैं उनकी जो मतलब अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक बॉडी और द रिफ्लेक्टिव बॉडीज़, उसके अंदर हमारी एमिसिव पावर इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। तो बट एमिसिव पावर हमारा किस तरीके से यूज़ होता है, सो फॉर इंस्टेंस इट इज़ लेट यू टू द मटेरियल डिफरेंशिएशन। किस तरीके से, अगर आप एक पॉलिश एल्यूमिनियम ले लो और एक पीस ऑफ चारकोल ले लो और बोथ आर एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखोगे चारकोल विल बर्न योर हैंड इवन फ्रॉम द डिस्टेंस। वाई? बिकॉज इट्स एमिसिविटी इज़ हायर, इसकी एमिसिविटी बहुत हाई है। इट इज़ एमिटिंग द रेडिएट इट एट 500 डिग्री सेल्सियस, दोनों 500 डिग्री सेल्सियस पे हैं, बट जो एमिसिविटी है दैट मीन्स कि इट इज़ रेडिएटिंग एट अ मच, इट इज़ एमिटिंग रेडिएशन इफ यू से ऑन द क्वांटम, इफ यू से ऑन द क्वांटिटी वाइज, इट इज़ रेडिएटिंग ऑन अ वेरी हाई लेवल। ठीक है, दैट्स वाई यू कुड एबल to burn your hand with the charcoal from the distance because its emissivity is higher. ठीक है, it projects its heat better. फॉर द टेक्नोलॉजिकल डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है हमारा, जैसे कि मैंने बताया था इन द शील्डिंग ऑफ द स्पेस क्राफ्ट। तो क्या होता है हमारा, जितना हाई एमिसिविटी होगी तो दैट मीन्स उतना कूल डाउन होगा। अगर एक बॉडी है, बॉडी मैंने बताया था कि या तो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी हीट, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी तो उसका क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, और वो अगर हीट रेडिएट करेगी, हीट अपने आप से निकालेगी तो उसका क्या करेगा, टेम्परेचर रिड्यूस करेगा। तो जितनी ज़्यादा एमिसिविटी होगी तो उतना उसका टेम्परेचर रिड्यूस फास्ट होगा। ठीक है, तो अगर मेरे को स्पेस क्राफ्ट ऐसा बनाना है कि बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस, इट इज़ ट्रैवलिंग टू द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो वहाँ पे एकदम से हीट राइज होगा, आई हैव टू एमिट दोस हीट फास्ट। तो आई नीड टू हैव अ मटेरियल विच इज़ हैविंग द फास्टर हीट एमिसिविटी एंड लोअर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जिसका कम एब्जॉर्प्शन होगा, जिसका ज़्यादा एमिशन होगा, ताकि मेरा हीट ज़्यादा एमिट करे और जब मेरा टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप डाउन, टेम्परेचर मेरा बढ़े ना। ठीक है, सो दैट इज़ वाई स्पेस क्राफ्ट और थर्मोफ्लास्क का पर्पज़ क्या होता है, आपका हीट एब्जॉर्ब रहे। ठीक है, वहाँ पे हीट रेडिएशन नहीं होनी चाहिए। तो टू मैनिपुलेट योर सरफेस यू नीड टू हैव लो ए टू प्रिवेंट द हीटिंग। आपका जितना कम एब्जॉर्प्शन होगा उतनी हीटिंग कम होगी, एंड लो ई टू प्रिवेंट द कूलिंग। ठीक है, अगर आपका हाई ई है तो इट इज़ गोइंग टू कूल डाउन। अगर आपको एमिसिविटी कम करनी है, ठीक है, टू प्रिवेंट, अगर आपको यू नीड टू मेंटेन द टेम्परेचर, सो यू नीड टू हैव द लो ई। ठीक है, तो ताकि वो एमिट ना कर पाए, टू कंट्रोल द एनर्जी फ्लो विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो दैट इज़ अ क्वाइट एन एडवांटेज विदाउट यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी, हाउ यू आर कंट्रोलिंग द एनर्जी बाय हैविंग द मटेरियल डिज़ाइन। मटेरियल को इस तरीके से डिज़ाइन करो बाय ट्विकिंग द एब्जॉर्प्टिव एंड द एमिसिव पावर, सो दैट द एनर्जी ईदर कैन बी स्टोर्ड और कैन बी एमिटेड आउट टू गेट योर डिजायर्ड टेम्परेचर। ठीक है, सो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ द एमिसिविटी। अब परफेक्टली ब्लैक बॉडी देखते हैं क्या होती है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है, दैट अब्जॉर्ब्स ऑल द रेडिएशन दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, जो भी बॉडी, इट इज़ theoretical perspective है, practically realistically it is not possible to have any black body, but it is a theoretical perspective to have a relative to have other bodies in relation with our black body, जैसे कि हमने एमिसिविटी अभी डिफाइन करी थी ना। तो ब्लैक बॉडी क्या होती है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या होती है हमारी, दैट एब्जॉर्ब कंप्लीटली ऑल द रेडिएशन दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। तो आपका कलर ऑफ किसी भी ओपेक बॉडी या कोई भी बॉडी का जो आपको कलर दिख रहा है, दैट इज़ बिकॉज उसकी वेवलेंथ जो वो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इफ़ यू आर एबल टू सी द ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स, तो ग्रीन कलर ऑफ द लीव्स इज़ कमिंग बिकॉज वो ग्रीन लैम्डा जो है उसका ग्रीन लाइट की जो लैम्डा है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट ब्लैक बॉडी क्या करता है, इट इज़ नॉट गोइंग टू रिफ्लेक्ट एनीथिंग, बिकॉज जितनी रेडिएशन उस पर गिर रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीथिंग, दैट्स वाई इट अपीयर्स ब्लैक। ठीक है, इट इज़ नॉट रेडिएटिंग एनीथिंग, दैट्स वाई इट अपीयर्स ब्लैक। तो वट एवर द कलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, इट इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब इट, and that's why we call it a black body. So it neither reflect nor transmit any radiation. इसका जो ट्रांसमिटेंस होता है 0, रिफ्लेक्टेंस होता है 0, एंड द एब्जॉर्प्टेंस इज 1।
So when it is when the black body is heated at a suitable temperature, so we could able to see it emit radiation, all possible lambda की all possible wavelength it is emitting. If you see कि if we are radiating at 300 Kelvin, तो it is radiating all possible wavelength. जैसे मैंने temperature बढ़ाया, if I am heating the body at 4000 Kelvin, तो all possible wavelength I am getting. But again you see कि सारी wavelength की same intensity नहीं है, कुछ एक particular wavelength है जिनकी intensity ज़्यादा है, ठीक है. जैसे मैं 5000 पे गया तो I'll be getting this, और जैसे ही मैं 6000 पे गया which is my temperature of the sun, और आप देखोगे तो intensity which you could able to see it is lying in the, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल रही है दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सन. तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है दैट इंटेंसिटी यू आर गेटिंग इट अंडर द विजिबल रेंज. दैट्स वाई वो ये सारे के सारे कलर मिक्सअप होके क्या बताएंगे, वाइट लाइट. सो दैट्स वाई इफ यू सी द सन at the bright day, at a bright sunny day, and you could able to see it is जो कलर आपको देखेगा दैट इज़ अ वाइट कलर. तो दैट इज़ अ रीज़न फॉर इट, ठीक है. अब black body perfectly it is to realize the black body it is perfectly impractical, but the best way to realize any black body is the Ferri's black body. उसको किस तरीके से होता है, he has made एक small hole बना दिया and double walled hollow metal sphere, ठीक है, which has been nickel polished, ठीक है, and inside this it is a lamp black, ठीक है, और the rays are incidenting on it. rays incident करके all the rays will be inside this only. कोई भी rays यहाँ से reflect होके बाहर नहीं जाएगी, सारी की सारी rays will be जितना भी transmit होके जितना भी reflect होके all the rays will be inside only, because यहाँ पे ये hole छोटा है तो that no radiation is been coming out, ठीक है. so that is what it is close to the my black body, ठीक है. that is what we call the Ferri's black body, ठीक है. that is the simplest common use of the black body by the Ferri. all radiation incident on this hole absorbed by the black body, ठीक है. there is no because this hole is quite small, so if all the radiation which is going in, which is reflecting, and again it is reflecting again and again and again, but it is still inside the surface. it is not reflecting out from this small hole. सो दो जो क्लोज टू ब्लैक बॉडीज़ होती हैं हमारा, एक तो लैम्प ब्लैक हो गया और एक प्लैटिनम ब्लैक हो गया, जिसकी जो हमारी ब्लैक बॉडी के दैट इज़ 85% टू 96% ऑफ योर ब्लैक बॉडी होती है, नॉट 100%, ठीक है. अब हम देखते हैं, अपने 3 लॉज देखते हैं. फर्स्ट इज़ आर प्रीवियस थ्योरी. अब हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती थी, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन एंड एमिसिविटी, वो सारा देख लिया. नाउ ऑन दैट बेसिस वी हैव अंडरस्टूड के मटीरियल के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि कितना एब्जॉर्ब करेगा, कितना रिफ्लेक्ट करेगा. एब्जॉर्प्शन होगा तो जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर एमिशन होगा तो जिसकी वजह से टेम्परेचर इज़ गोइंग टू गो डाउन. सो अब नाउ हमने बेस तैयार कर लिया. अब नाउ वी आर गोइंग टू लुक इन टू द लॉस दैट इज़ गोइंग टू रिलेट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रीवियस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंजेस. तो प्रीवियस थ्योरी ने सबसे पहले बोला कि जितनी भी आपकी बॉडीज़ होती हैं दैट इज़ 0 केल्विन से ज़्यादा होती हैं, वो एमिट करेंगी थर्मल रेडिएशन. ये हमने ऑलरेडी देख लिया था पहले. वो एमिट करेंगे थर्मल रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है. इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सराउंडिंग दे आर गोइंग टू एमिट द थर्मल रेडिएशन, ठीक है. नाउ सेकेंड थिंग इज के इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. अगर ये बॉडी है, अगर इसका टेम्परेचर 10 केल्विन है, तो अगर बाहर आपका 0 केल्विन हो या यहाँ पे 100 केल्विन हो आपका, ठीक है, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट इट इज़ गोइंग टू एमिट द रेडिएशन. यहाँ पे रेडिएशन एमिट होगा, ठीक है, बट एक्सचेंज होगा बिकॉज यहाँ से कुछ इट इज़ गोइंग टू एक्सचेंज. यहाँ से ये 10 केल्विन और ये 100 केल्विन की बॉडी है, दे आर गोइंग टू एक्सचेंज द हीट. बट यहाँ से जो हीट चाहिए वो हीट ज़्यादा होगी और जो यहाँ से हीट आ रही होगी वो हीट कम होगी. तो नेट हीट विल बी कि ये 100 केल्विन वाला इसको देगा, एक्सचेंज होगा हीट में, ठीक है. दैट मीन्स कि आपका 0 केल्विन पे कोई भी होगा दैट इज़ गोइंग टू एमिट द रेडिएशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग. या तो टेम्परेचर ज़्यादा है या मेरा कम है, ठीक है. अमाउंट ऑफ रेडिएशन इंक्रीज विद द टेम्परेचर. जितना ज़्यादा आपका टेम्परेचर बढ़ेगा द अमाउंट ऑफ योर रेडिएशन इज गोइंग टू गेट इंक्रीज. एंड देयर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग, ठीक है. आपकी अगर ये बॉडी है इट इज़ एट 10 केल्विन और ये आपकी सराउंडिंग है, इट इज सराउंडिंग एट सर्टेन टेम्परेचर, सो देयर इज ऑलवेज अ कंटिन्यूस हीट एक्सचेंज, ठीक है. या तो ये 100 केल्विन पे होगा तो यहाँ से हीट एक्सचेंज हो रहा होगा इन दोनों के बीच में, बट मोर हीट ये ज़्यादा हीट दे रहा होगा बिकॉज 100 केल्विन इज ट्रांसफरिंग मोर हीट टू 10 केल्विन, और 10 से 100 की तरफ कम हीट जा रही होगी. सो दैट मीन्स नेट हीट फ्लो हमारा इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है. नेट हीट फ्लो इसी डायरेक्शन में हो रहा होगा. दैट मीन्स इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा और इसका टेम्परेचर मेरा 100 केल्विन का डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है. सो देयर इज अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन माई बॉडी एंड द सराउंडिंग. इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड द डिक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर दैट वी हैव सीन. सपोज ये बॉडी आपकी 10 केल्विन, सपोज ये बॉडी है विल टेक
100 केल्विन की, ये बॉडी 100 केल्विन पे है एंड दिस इज माय एटमॉस्फेयर आउटसाइड विच इज़ एट 0 केल्विन। तो अब क्या होगा, ये हीट ट्रांसफर कर रहा होगा, ठीक है। अब ये 10 केल्विन ले लेते हैं, 0 नहीं लेते, 10 ले लेते हैं। तो ये भी कुछ हीट दे रहा होगा इसको, बट जो नेट हीट होगी विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इन डायरेक्शन में हीट होगी बिकॉज यहाँ पे ये हीट ज़्यादा दे रहा होगा, तो नेट हीट विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, ये 10 केल्विन वाले का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और इसका क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट इज़ एमिटिंग हीट, इट इज़ एब्जॉर्बिंग, इट इज़ हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा मेरा, ठीक है। टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर दिस, ठीक है। सो एक्सचेंज ऑफ हीट till until and unless we are going to reach the dynamic equilibrium at which the temperature is going to get equal, ठीक है। that dynamic equilibrium means so there is a continuous exchange, an object is simultaneously emitting the radiation with the surrounding and absorbing the radiation from the surrounding. Dynamic equilibrium reach करेगा when the object is at the same temperature with its surrounding, it does not stop radiating, अभी भी रेडिएट करेगा बट इसका रेडिएशन और एमिशन दोनों बराबर, एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन बराबर होगा। ये नहीं है कि आपका सपोज ये है, ये दोनों का टेम्परेचर 50 केल्विन और इसका भी 50 केल्विन पहुंच गया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है रेडिएशन नहीं कर रहा, हर 0 डिग्री से ज़्यादा है रेडिएट करेगा, बट ये जितना रेडिएट कर रहा है वो उतना ही एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स वाई इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स वाई इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो टेम्परेचर जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो इसका एग्जांपल देखते हैं। फायर में वाई यू फील द हॉट, बिकॉज आप जो फायर आपको जो रेडिएशन दे रही है दैट इज़ गिविंग मोर हीट, और जो आप फायर को जो रेडिएशन दे रहे हो दैट इज़ लेस, ठीक है। तो यू आर रिसीविंग मोर रेडिएशन देन यू आर गिविंग इट टू द फायर। सेम वे आइस में क्या होता है, वाई यू फील द कोल्ड, बिकॉज हेयर यू आर गिविंग मोर रेडिएशन, यू आर गिविंग मोर रेडिएशन टू द आइस, ठीक है। तो दैट्स वाई यू आर फीलिंग कोल्ड, यू गिव मोर देन रिसीविंग फ्रॉम द आइस, ठीक है। So whenever Q emission is greater than Q absorption, that means temperature is going to go down. Wherever your Q absorption is greater than Q emission, absorption ज़्यादा हो रहा है, temperature is going to go up and the body is going to get hotter and absorption और emission हमारा बराबर हो जाएगा, thermal equilibrium state पे पहुँच जाएगा हमारा, ठीक है। So that is the Prevost theory of heat exchanges. हम देखते हैं किरचॉफ लॉ के हाउ द प्रीवियस थ्योरी इज बीन लिंक्ड विद द मटेरियल, क्योंकि ये हमारे बॉडीज़ क्या है, प्रीवियस थ्योरी किसके बीच में हो रही है, बॉडीज़ के बीच में हो रही है। बॉडीज़ क्या है, बॉडीज़ के मटेरियल पे डिपेंड करेगा कितना वो एब्जॉर्ब करेगा हीट और कितना रिफ्लेक्ट करेगा हीट, ठीक है। सो नाउ हम once we accept that the all the bodies exchange the radiation, we must ask how good is the body in the exchange, कितना बॉडी अच्छा एक्सचेंज कर रही है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हाउ गुड इज द बॉडी एट विच, हाउ गुड इज द बॉडी एट दिस एक्सचेंज, ठीक है। अब इस एक्सचेंज में हाउ गुड इज द बॉडी, तो किरचॉफ लॉ प्रोवाइड्स दैट इंटरलिंक बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ठीक है। किरचॉफ लॉ इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट, दैट्स वी आर गोइंग टू सी। तो कंक्लूजन ऑफ योर प्रीवियस्ट लॉ ऑफ हीट एक्सचेंजेस, इट्स व्हाट द किरचॉफ लॉ। तो इसका विद द एक्सपेरिमेंट वी हैव रीच टू द किरचॉफ लॉ विद एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट देखते हैं हम क्या एक्सपेरिमेंट हुआ था। तो यहाँ पे क्या किरचॉफ ने क्या लिया, ये चेम्बर लिया, चेम्बर के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन किया टी, ठीक है। तो दिस इज माई इनसाइड का यहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट इज़ योर टी डिग्री, ठीक है। नाउ जो वॉल्स है दीज आर कंटिन्यूसली, ये जो वॉल्स है दीज आर कंटिन्यूसली एमिटिंग एंड अंदर वॉल्स के अंदर जो होगा दे आर कंटिन्यूसली एमिटिंग एंड एब्जॉर्बिंग रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ पे मेरे 2 बॉल्स हैं, वन बॉल इज़ ब्लैक एंड अदर बॉल इज़ माई वाइट, ठीक है। और बिकॉज यहाँ ये टी डिग्रीज पे था तो दैट इज़ गोइंग टू एमिट रेडिएशन, और एमिट रेडिएशन करेगा तो ये बॉल इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब और एमिट करेंगी। सेम वे यहाँ से बॉल इज़ गोइंग टू एब्जॉर्ब करेंगे और एमिट करेंगी, ये वाइट बॉल भी और ब्लैक बॉल भी। हमने क्या पढ़ा था, ब्लैक बॉडी इज़ अ गुड एब्जॉर्बर, तो मेरी ब्लैक बॉडी क्या करनी चाहिए, दैट इट शुड एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट, तो इसका टेम्परेचर शुड बी हाई, इसका टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए, इसका टेम्परेचर शुड बी हायर देन द सराउंडिंग टेम्परेचर। और वाइट का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, वाइट लेस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वाइट का टेम्परेचर शुड बी लेस, तो माई टेम्परेचर शुड बी, ब्लैक बॉडी शुड बी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ माई वाइट बॉडी, और इनफैक्ट द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग्स ऑल्सो ब्लैक बॉडी का जाना होना चाहिए। बट हमने क्या देखा, थर्मल इक्विलिब्रियम आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द टाइम तीनों का तीनों टेम्परेचर, ये भी टी और ये जो मेरा ये जो टेम्परेचर अंदर का भी है, दे ऑल आर एट द सेम टेम्परेचर, तीनों मेरे सेम टेम्परेचर पे पहुंच गए। बट हाउ दिस कैन हैपन, this cannot happen, whatever the theory that we have studied on that basis it could not happen, then why it is happen। so उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया कि जो ब्लैक बॉडी है, though it is a good absorber, so it absorb more radiation, its temperature should increase, but why the temperature is equal, because it can only possible if a good absorber is a good emitter also, ठीक है। जितना ये absorb कर रहा है उतना ही emit करेगा, then only we can say कि they are at the same temperature, ठीक है। ये तीनों same temperature पे तभी होंगे whenever good absorber is a good emitter also, and the vice versa, that is good emitter is your good absorber, ठीक है।
सो इसी से हमारा किरचॉफ लॉ निकल के आया दैट रेशियो ऑफ योर एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर, रेशियो ऑफ योर एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस एट टेम्परेचर टी। अगर टेम्परेचर टी है तो इसका भी आपका एमिशन ऑफ योर ब्लैक बॉडी डिवाइड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ योर ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू एमिशन ऑफ योर वाइट बॉडी डिवाइडेड बाय एमिशन ऑफ योर वाइट बॉडी, ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर। रेशियो ऑफ द एमिसिव पावर टू द एब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल द सर्फेसेस एट टी एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो रेशियो होगा आपका एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक रेशियो इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखें तो E1 जितनी भी आपकी बॉडी एट दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, तो E1 बाई A1 इज इक्वल टू E2 बाई A2 एंड दिस इज फाइनली इक्वल टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बराबर, दैट इज E बाई A। तो यहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्शन क्या होता है 1, तो वी कैन राइट इट डाउन दैट इज एमिसिव पावर ऑफ योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो रेशियो हमारा जितना भी आता है E1 बाई A1 दैट इज इक्वल टू एमिसिव पावर ऑफ योर परफेक्टली ब्लैक बॉडी, E बाई A इज इक्वल टू E, ठीक है। और फॉर पर्टिकुलर लैम्डा वी कैन राइट इट डाउन, फॉर पर्टिकुलर लैम्डा दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दैट पर्टिकुलर लैम्डा, हाउ मच इज द एमिसिव पावर, मोनोक्रोमेटिक एमिशन, मोनोक्रोमेटिक एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द किरचॉफ लॉ। तो किरचॉफ लॉ से दो चीज़ें हो गई हमारी, मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है। तो द होल हमारा जो द होल थिंग आर एट द सेम टेम्परेचर विद द सराउंडिंग्स, ठीक है। हेयर वी हैव सीन ब्लैक बॉडी, वाइट बॉडी एंड द सराउंडिंग्स दे आर ऑल एट द सेम टेम्परेचर एंड इट प्रिवेंट्स द एनर्जी रन अवे, बिकॉज अगर ये गुड एब्जॉर्वर है और वो पुअर एमिटर है तो ब्लैक बॉडी क्या करेगी, टेम्परेचर गेन करती रहेगी, गेन करती रहेगी, गेन करती रहेगी, तो इट कैन गेन अप टू द टेम्परेचर अप टू द इन्फिनिटी इफ इट्स समथिंग इज अ गुड एब्जॉर्वर, सो दैट प्रिवेंट्स द एनर्जी रन अवे, ठीक है। विद द किरचॉफ लॉ वी कुड एबल टू सी दिस, ठीक है। Now we'll see the concept of Stephen's law, ठीक है। अभी तक हमने वी हैव सीन जस्ट द क्वालिटेटिव वे, अब हम एनर्जी को, हाउ मच इज द एनर्जी इज मूविंग आउट, अभी हमने देख लिया एमिसिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, एमिट कर रही है, जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो बट नाउ वी विल सी के हाउ मच इज दैट एनर्जी विच इज बीन एमिटिंग आउट, हाउ मच इज द रेडिएटिंग एनर्जी, हाउ मच इज द रेडिएटिंग पावर, ठीक है। दैट कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू स्टडी विद द स्टीफन्स लॉ। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा गया हमारा रेट ऑफ एमिशन ऑफ द रेडिएंट हीट बाय द सर्फेस ऑफ द ब्लैक बॉडी, ठीक है। दैट इज एमिसिव पावर, the rate of the emission of the radiating energy per unit area of the black body। तो यहाँ पे स्टीफन लॉ ने क्या बोला गया कि एनर्जी जो होगी हमारी, द एनर्जी विच इज़ बीन रेडिएटिंग फॉर द परफेक्टली ब्लैक बॉडी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर रेज़्ड टू पावर 4 ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। रेट ऑफ एमिशन ऑफ द रेडिएटिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया दैट इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। नाउ दिस इज माई स्टीफन कॉन्स्टेंट, टू मेक इट इक्वेट ई इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़्ड टू पावर 4। अब एनर्जी निकालनी है हमारे को, सो दिस इज आर रेडिएटिंग पावर, अगर हमें एनर्जी निकालनी है टू फाइंड आउट द एनर्जी, तो Q दिस इज पर यूनिट एरिया, तो Q बाई A इंटू T दैट इज इक्वल टू सिग्मा, दैट इज माई रेडिएटिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर रेट है ना ये मेरा, दिस इज योर रेट ऑफ एमिशन। तो रेट ऑफ एमिशन क्या होगा आपका, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम दैट इज रेट डिवाइड बाय एरिया पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू योर सिग्मा टी रेज़्ड टू पावर 4। अब T और A अगर मैं इधर ले जाऊँ तो हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, दैट Q इज नथिंग बट योर एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, Q इज नथिंग बट योर सिग्मा A E सिग्मा ए ई टी रेज़्ड टू पावर 4 इंटू टाइम, ठीक है। तो जो ई है दैट इज हर एमिसिव पावर फॉर एनी अदर बॉडी अपार्ट फ्रॉम द ब्लैक बॉडी। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो ई इजिकल टू 1, ठीक है। यहाँ पे हम ई इजिकल ई हम 1 लेके चल रहे हैं बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो देन वी हैव टू राइट डाउन दिस एमिसिव पावर। तो एनर्जी कितनी रेडिएट कर रहा है, कोई बॉडी अगर T डिग्री सेल्सियस पे है, अगर मेरी कोई बॉडी T डिग्री सेल्सियस पे है तो हाउ मच एनर्जी इट इज़ रेडिएटिंग, Q इजिकल टू सिग्मा ए ई टी रेज़्ड टू पावर 4 इंटू टी, दैट इज द एनर्जी इट इज़ बीन रेडिएटिंग। और रेट कितना हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, अगर मैं T नीचे ले जाऊँ तो दैट इज़ माई पावर, दैट इज सिग्मा ए ई टी रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है। दैट मच इज़ द पावर, दैट मच इज़ द हीट इट इज़ बीन रेडिएटिंग पर सेकेंड, ठीक है। सो अगर हम देखें इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है, कितना सरफेस एरिया उसके प्रोपोर्शन होता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी एमिसिव पावर है उसकी, एंड इट इज़ पावर 4 टू द टेम्परेचर, ठीक है। So perfectly black body thermal if a perfectly black body is in thermal equilibrium with the surrounding का टेम्परेचर आपका T नॉट है, ठीक है। तो दैट मीन्स इफ दिस इज अ बॉडी और ये सराउंडिंग टेम्परेचर आपका T नॉट है और दिस इज एट T, तो इट इज़ एक्सचेंजिंग द हीट विद इट, ठीक है। तो ये जितनी हीट ये दे रहा होगा और कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, तो नेट एक्सचेंज कितना हो रहा होगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा ए ई टी रेज़्ड टू पावर 4 जो एमिट कर रहा होगा माइनस T नॉट रेज़्ड टू पावर 4, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा। सो इफ यू हैव टू राइट डाउन नेट रेशियो कम्स आउट टू बी इक्वल टू ई सिग्मा
एरिया वी आर टेकिंग पर यूनिट एरिया अगर हम निकाल रहे हैं तो एरिया हमारा पर यूनिट एरिया ले लिया हमने 1 और ई की वैल्यू हमने 1 ले ली परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, ठीक है, सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4 और ये हमारी एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। नाउ फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी अगर हमें पर यूनिट एरिया निकालना है तो इन दैट वी विल टेक एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे ई आ जाएगा बस आपका, ठीक है, हमें से यहाँ पे हमें से पावर आ जाएगी रादर देन पुटिंग 1 एज वी आर डूइंग इट फॉर द परफेक्टली ब्लॉक बॉडी, फॉर द ऑर्डिनरी बॉडी वी पुट द वैल्यू ई हेयर, ठीक है, अदरवाइज द सेम थिंग। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ई विल बी इक्वल टू योर क्यू एमिशन माइनस क्यू एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन एमिशन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4 माइनस एब्जॉर्प्शन कितना होगा सिग्मा ए ई टी नॉट रेज़ टू पावर 4, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा होगा फ्रॉम द आउटर टेम्परेचर, ठीक है। नाउ इसका जो नेट आएगा दैट इज सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अगर हमारे यूनिट एरिया के लिए ले रहे हैं तो वी विल टेक सिग्मा ई टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी रेज़ टू पावर टी नॉट रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी ई वेरीज बिटवीन 0 to 1, फॉर द ब्लैक बॉडी ई इज इक्वल टू 1, राइट। अब जो बॉडी आपकी जब बॉडी हीट एमिट कर रही है तो वी नो व्हेन द हीट इज़ बीन एमिटिंग तो इसका टेम्परेचर इज़ गोइंग टू गेट डिक्रीज, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू कर देगा। नाउ विल सी यहाँ पे देखेंगे हम फॉल इन द टेम्परेचर, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू सी रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक है। रेट ऑफ हीट लॉस अगर हम देखेंगे इन द केस व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सराउंडिंग एंड योर बॉडी इज़ नॉट, जब डिफरेंस उन दोनों में ज़्यादा नहीं है, सपोज हमारा बॉडी का टेम्परेचर 35 केल्विन है और आउटसाइड का टेम्परेचर हमारा 20 केल्विन है, ठीक है, जब ये डिफरेंस ज़्यादा नहीं है देन वी विल सी द रेट ऑफ हीट लॉस। तो ऑर्डिनरी बॉडी हम लेके चल रहे हैं जिसका एरिया ए है, एमिसिविटी ई है और टेम्परेचर पे वो टी पे है और सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारा टी नॉट है, टी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट है, ठीक है। तो हीट लॉस कितना हो रहा होगा आपका, हीट जो एमिट कर रहा होगा माइनस जो एब्जॉर्ब कर रहा होगा, दैट इज द हीट लॉस सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर माइनस टी नॉट रेज़ टू पावर 4 इंटू टी हमारा, बिकॉज वी आर टेकिंग आउट द हीट नॉट द रेट। अब रेट निकालना है तो टी मैं नीचे ले आया तो टी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू योर सिग्मा ए ई टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी रेज़ टू पावर 4। नाउ हेयर इफ वी सी आपका रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, और दूसरा हमारा इफ़ वी टेक हमारा जो डेल्टा है इन दोनों के बीच में जो टी एंड टी नॉट के बीच में, टी और टी नॉट के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज़ क्वाइट स्मॉल डेल्टा, तो हम लोग क्या करेंगे टी को लिख देता हूँ टी नॉट प्लस डेल्टा टी, ठीक है, टी को लिख दिया टी नॉट प्लस डेल्टा टी माइनस दिस। अब मैं यहाँ से टी नॉट कॉमन ले लिया, मैंने टी नॉट कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1 प्लस डेल्टा टी बाई टी नॉट रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये टी नॉट रेज़ टू पावर 4 बाहर आ गया। नाउ आई अप्लाई द बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ऑन टू इट, ठीक है, इसको पावर को नीचे ले आऊँगा तो आई राइट डाउन 4 टी नॉट डिवाइड बाई टी नॉट माइनस 1, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इट, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा दैट वी आर गोइंग टू गेट सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 इंटू टी नॉट डेल्टा टी नॉट बाई टी, ठीक है, ये डेल्टा टी नॉट से टी रेज़ टू पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल जो पावर आएगी दैट इज़ द रेट ऑफ द हीट लॉस डी क्यू बाई डी टी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ हीट लॉस and this rate of heat loss is when the temperature difference is not much, ठीक है, टेम्परेचर ऑलमोस्ट नियर है, तो दैट रेट ऑफ हीट लॉस वी आर गेटिंग इट 4 सिग्मा टी नॉट रेज़ टू पावर 4 एंड दैट इज डेल्टा टी, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लीनियर पावर ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, ठीक है, टी रेज़ टू पावर 3 है, सॉरी यहाँ पे टी नॉट रेज़ टू पावर 3 डेल्टा टी, ठीक है, दैट इज योर रेट ऑफ हीट लॉस, राइट। यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियल रेट ऑफ फॉल इन टेम्परेचर ड्यू टू द रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। विल सी कि जब अब व्हेन एवर द बॉडी इज़ बीन हीटिंग, जब बॉडी रेडिएट कर रही है दे आर हैविंग सर्टेन टेम्परेचर, बॉडी का नेट जो हो रहा है रेडिएशन आउटसाइड हो रहा है, एमिट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। नाउ वी विल सी द एनर्जी इक्वेशन लगा के विल फाइंड आउट का उसका टेम्परेचर कितना डिक्रीज कर रहा है। तो वी आर टेकिंग बॉडी जिसका सर्फेस एरिया ए है, एमिसिविटी ई है और सराउंडिंग पे टेम्परेचर टी नॉट है, तो कितनी हीट वो रेडिएट कर रहा है डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, दैट इज द रेट ऑफ हीट रेडिएशन डी क्यू बाई डी टी सिग्मा ए टी रेज़ टू पावर 4 माइनस टी नॉट रेज़ टू पावर 4। अब ये जो हीट रेडिएशन हो रहा है इसकी वजह से टेम्परेचर कितना डाउन जा रहा है, दैट इज जो बॉडी है उसकी हीट कैपेसिटी को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, एम इंटू सी और एस, मास इंटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ये सी को सी इज माई हीट कैपेसिटी इंटू डी टी बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, सी माइनस सी इंटू डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू दिस, तो डी टी बाई डी टी आपका कितना हो गया, इसको सी को नीचे ले जाओ, दैट इज ए ई सिग्मा ए ई डिवाइड बाई सी, सी को अगर मैं लिख सकता हूँ दैट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट, और मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम इंटू स्पेसिफिक हीट एस, ठीक है। तो अगर आप देखोगे आपका
फॉर द सेम मटेरियल सेम कंडीशन के लिए द रेट ऑफ आपका रेट देखोगे दैट इज़, अगर आप इफ़ यू हैव टू सी, अगर आप सेम कंडीशन, हमारी ये कंडीशन सेम है टी नॉट, और अगर आपका सेम मटेरियल और सेम कंडीशन, मटेरियल सेम आपका हो गया दैट मीन्स आपका सिग्मा सेम हो गया, ठीक है, सिग्मा तो सेम रहेगा, स्टीफन कांस्टेंट है, ई सेम हो गया अगर सेम मटेरियल है, ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट आपकी सेम हो गई अगर सेम मटेरियल है, डेंसिटी सेम हो गई बिकॉज दैट इज ऑल्सो मटेरियल प्रॉपर्टी, तो आपकी जो डायमेंशन प्रॉपर्टी होगी वो कितनी होगी, जो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ टेम्परेचर होगा दैट इज RC1, अगर मैं रेट देखूँ फॉर माई फर्स्ट मटेरियल, अगर मटेरियल 1 है उसका RC1 हो गया और मटेरियल 2 RC2, तो किस पे डिपेंड करेगा, दैट इज योर एरिया, और नीचे जो है मेरा वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे C की जगह मैं MS लिख दिया और M को मैंने डेल्टा VS लिख दिया, डेल्टा और S मेरा मटेरियल की प्रॉपर्टी है और मेरा E भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो दैट मीन्स A ओवर ये सारी चीज़ें मेरी सेम रहेंगी, A और V इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है, तो फॉर माई रेट ऑफ चेंज होगा फॉर सम मटेरियल, फॉर सेम मटेरियल सेम कंडीशन के लिए जो इनिशियल रेट ऑफ फॉल विल बी योर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो वी कैन राइट इट डाउन A1/A2 इज इक्वल टू V1/V डिवाइड A1/A2 A1/V1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका A2/V2, ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन राइट इट डाउन इनिशियल रेट इन टेम्परेचर, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है, दैट इज योर रेट ऑफ कूलिंग फॉर बॉडी 1 बॉडी 2, बट बॉडी जो होंगी दोनों सेम मटेरियल के हैं, दैट इज वाई ई इज सेम और आपका डेंसिटी इज सेम और स्पेसिफिक हीट इज सेम, ओनली वॉल्यूम एंड द एरिया इज डिफरेंट, ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आपकी एमिसिविटी होगी उतनी फास्ट कूलिंग होगी, ठीक है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ योर रेडिएटिंग सरफेस, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग होगी, जितना ज़्यादा आपका मास होगा उतनी स्लोअर कूलिंग होगी, मास आपका वैसे भी डिनोमिनेटर में और इंट्यूशन से भी आपको पता है जितना ज़्यादा मास होगा उतनी स्लो कूलिंग होगी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है आपका, इनर्शिया ऑफ हीट होता है, ठीक है, जितना ज़्यादा होगा उतनी स्लोअर कूलिंग होगी इसकी, ठीक है, उतना स्लो हीट लॉस करेगा, जितना टेम्परेचर होगा या जितना टेम्परेचर आपका जो होगा ये ज़्यादा होगा, ठीक है, दैट मीन्स उतना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा आपकी फास्ट कूलिंग होगी, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग अगर ज़्यादा होगा तो आपकी स्लो कूलिंग होगी, ठीक है। नाउ इसके बेसिस पे विल सी 1 और 2 क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे, कॉपर स्फेयर इज सस्पेंडिंग इन द इवैक्यूएटेड चैम्बर विच इज़ मेंटेन एट 300 केल्विन, ठीक है, तो टी नॉट मेरा पहले दे रखा है 300 केल्विन, ये टी नॉट दे रखा है 300 केल्विन, द स्फेयर इज मेंटेन एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर 500 केल्विन पे मेंटेन किया हुआ है, हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली, अ टोटल ऑफ दिस मच वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू डू दिस, ठीक है, तो इसको इतना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 210 वाट की मैं पावर सप्लाई कर रहा हूँ, हीट सप्लाई हो रही है, तो वी कैन राइट इट डाउन dQ/dt, तो आपकी जो दैट इज dQ/dt जो आपका रेट है दैट इज पावर इज इक्वल टू सिग्मा AE T⁻⁴ माइनस T0⁻⁴, T0 आपको दे रखा है 300 और ये आपको दे रखा है दैट इज योर 500 और यहाँ पे पावर दे रखी है आपको 210, ठीक है, पावर दे रखी है आपको 210, तो वी कैन राइट डाउन फर्स्ट इक्वेशन लाइक दिस 210 सिग्मा AE 500⁻⁴ माइनस 300⁻⁴। आगे क्या दे रहा है मेरा, when the surface of the copper sphere is completely blackened, अभी ये मैंने कॉपर को completely blackened अगर मैं कर दूँ इसे, then the 700 watt of the 700 watt is needed to maintain the same temperature, अब मेरे को ज़्यादा पावर चाहिए होगी to maintain the same temperature, ठीक है, तो now we are having we'll change it to 700, but यहाँ पे हमारा we have to कैलकुलेट द एमिसिविटी ऑफ द कॉपर की एमिसिविटी वी हैव टू फाइंड आउट द ई ऑफ द कॉपर, ठीक है, ये ई निकालना है, दिस ई व्हेन आई एम गोइंग टू डू इट ब्लैक, तो ई विल बी 1 हेयर, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, सिग्मा इससे कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ये दोनों सिग्मा ए कैंसिल, यहाँ पे E1 और यहाँ पे ई हमारा रह जाएगा बस, ठीक है, तो नाउ वी कैन ईजिली सॉल्व इट, आपका दिस आपको ई निकालना है, तो ई इज़ नथिंग बट योर 210 डिवाइड बाय 700 आ जाएगा, दिस ऑल्सो गेट कैंसिल, अगर हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.3 आ जाएगा आपको यहाँ से, ठीक है। We'll see this question and then we will wrap up our lecture. यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, according to Stefan law of radiation, a black body radiates, ये हमने देखा हुआ है, sigma T⁻⁴ unit in its unit surface area of the second, and where the T is the temperature, surface temperature of the black body, sigma हमारे को दे रखा है, that is our Stefan constant। अब क्या कह रहा है मेरे को, nuclear weapon may be thought of a ball of radius 0.5 मीटर, 0.5 मीटर की बॉल है, व्हेन डेटोनेटेड इट रीचेज द टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर रीच कर गया, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी पावर रेडिएट कर रहा होगा, तो रेडिएशन पावर निकालनी है हमारे को, पावर रेडिएशन क्या होती है, सिग्मा AE T⁻⁴, ये आपके पास सिग्मा दे रखा है स्टीफन कांस्टेंट, एरिया आप निकाल लो 4πr² हो गया, ठीक है, बॉल दे रखी है हमारे को, ठीक है, इट इज़ अ बॉल, और रेडियस दे रखा है तो 4πr² हो गया, टेम्परेचर में ये हमारे को ब्लैक बॉडी दे रखी है, ट्रीटेड एज ए ब्लैक बॉडी, तो E1 हो गया, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 10⁻⁶ और उसकी पावर 4, तो दैट इज़ द हीट, दैट इज़ द
rate of heat, it is mean rate of heat means per second this much is the amount of heat it is been radiating. ठीक है, नाउ अब निकालना है कि इतनी सेकेंड में से क्या पूछ रहा है, इफ़ द सराउंडिंग हैज़ ए वाटर, अगर सराउंडिंग में वाटर है तो हाउ मच वाटर कैन 10% ऑफ दिस एनर्जी प्रोड्यूस टू इवेपोरेट पर से इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में 10% ऑफ दिस एनर्जी, ये जितनी एनर्जी है इसका 10% एक सेकेंड में हाउ मच वाटर इट इज़ गोइंग टू इवेपोरेट, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो नाउ 10% ऑफ दिस हीट, दिस इज माई टोटल हीट सप्लाइड पर सेकेंड. ठीक है, पर सेकेंड में इतनी हीट सप्लाई कर रही है. 10% ऑफ दिस कम्स आउट टू बी दिस 1.8 into 10⁻16 जूल. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी ये जो हीट है, दैट हीट इज वी आर गोइंग टू गिव इट टू वाटर. पहले तो वाटर क्या करेगा, वाटर पहले 0 से 100 डिग्री पे जाएगा, फिर वो जो वाटर 100 डिग्री पे होगा फिर वो 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर इंक्रीज होगा और यहाँ से यहाँ तक आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा. तो वी कैन राइट इट ऑन मास ऑफ वाटर विच इज़ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, और जिसका टेम्परेचर पहले इनिशियली टेम्परेचर दे रखा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से 100 डिग्री गया पहले, और फिर उसके बाद यही सेम ऑफ वाटर मेरा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV हो गया. दैट विल बी इक्वल टू योर दिस एनर्जी. ठीक है, 10% ऑफ योर दिस एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू दिस. इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास m इज़ द ओनली अननोन, m की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास. ठीक है, आपको SW दे रखा है, LW दे रखा है. ठीक है, आपके पास मास की वैल्यू आ गई, दैट इज 7 into 10 to the power 9 kg ऑफ द वाटर विल बी कन्वर्टेड इनटू स्टीम. ठीक है, नाउ इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है मेरा, इफ़ ऑल दिस एनर्जी U इज़ इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम, जो है मेरी मोमेंटम इज़ U/c. ठीक है, तो आपके पास एनर्जी आ गई, ये एनर्जी डिवाइडेड बाय अगर आप c कर दोगे तो आपके पास मोमेंटम आ गई. नाउ ये पूछ रहा है मेरा हाउ मच इज़ अ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. तो यूनिट टाइम तो ऑलरेडी है ये. इट does it impart to on a unit area at a distance 1 meter 1 kilometer distance पे how much is the momentum. 1 kilometer distance पे we have to find out its momentum. तो अगर हम देखें तो momentum is nothing but your U/c. ठीक है, तो U/c से हमारी momentum आ गई. ठीक है, U/c डाला तो 6 to the power this. Now I have to find out momentum पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम. ठीक है, टाइम ये ऑलरेडी हमारे पास ये जो आई है दैट इज़ पर यूनिट टाइम. पर यूनिट एरिया के लिए हमारे को 1 किलोमीटर दूर निकालना है. ठीक है, यहाँ पे अगर रेडिएट हुई तो यहाँ पे इस पॉइंट पे दैट इज़ ये मैं 1 किलोमीटर का अगर ये रेडियस है तो यहाँ पे कितनी होगी, तो दैट वी कैन राइट इट डाउन. दिस मोमेंटम डिवाइडेड बाई एरिया कितना हो जाएगा, ये 4πr². तो 4π r की जगह मैंने 1 किलोमीटर 10 to the power 3 रख दिया, 4πr². सो दिस मच इज़ द मोमेंटम per unit area per unit time which has been there at 1 kilometer distance apart. ठीक है, right. So that's all for today. अब नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद रेडिएशन पार्ट ओनली. ठीक है, अब रेडिएशन पार्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग रह गया और फिर सोलर कांस्टेंट रह गया. ठीक है, तो 1-2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं एंड देन वील डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. ठीक है, ये जो अभी हमने आज थोड़ा कॉन्सेप्ट हैवी लेक्चर था, तो नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम्स हैवी लेक्चर देखेंगे. ठीक है, तो एक और लेक्चर लगेगा हमारा, देन वी आर डन विद द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. बस रेडिएशन का एक और लेक्चर लगेगा हमारा, देन विल मूव ऑन टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे मूव ऑन करेंगे फिर. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. ऑल राइट, थैंक यू.